वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस कर लिया था। अब फाइनली हमारी सारी प्रोसेस स्टेज डिस्कस हो चुकी हैं। हमने इंटायर प्रोसेस लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट अब हमें क्या डिस्कस करना है कि शेड्यूलर्स क्या होता है। सो आज की वीडियो में विल बी कवरिंग शेड्यूलर्स क्या है, उनके क्या क्या टाइप्स हैं एंड ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो एक बार समझ लेते हैं गाइस कि मल्टी प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली क्या होती है, उसमें हम क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि हमारी सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे। कॉमन सेंस, हमारे पास एक ही सीपीयू है, उससे सारे प्रोसेस एग्जीक्यूशन चाहते हैं। तो हम क्या चाहेंगे, ये जो एक सीपीयू है ये मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाए, ये जितना ज्यादा काम कर सकता है उतना ज्यादा काम कर पाए। इसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि सीपीयू का Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nadas.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nadas.io. Thank you. आइडल टाइम मिल रहा है। अगर ये सीपीयू खाली बैठा हुआ है, कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, आइडल बैठा हुआ है, तो इसकी यूटिलाइजेशन अपने आप कम हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि ये सबसे मतलब जितना ज्यादा यूज हो सकता है इसका, जितना ज्यादा काम कर सकता है उतने काम परफॉर्म करे और उसकी यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, अब हमें एक और चीज पता है कि हमारा प्रोसेस P1 है, ये इस पॉइंट पे रन कर रहा है, इसका मतलब इसको सीपीयू असाइन हुआ है। ठीक है, एंड इसका सीपीयू एग्जीक्यूशन चल रहा है। अब एकदम से हमारे पास आईओ रिक्वेस्ट आती है, एंड जैसे आईओ रिक्वेस्ट आती है, दिस प्रोसेस P1 इट लेट गो ऑफ सीपीयू, और वो कहाँ पे आ जाता है, हमारा वेट क्यू के अंदर। वेट क्यू में आ गए, इस पॉइंट पर हमारा सीपीयू आइडल है, उसके पास कुछ काम नहीं है, उसका कोई लेना देना है नहीं आईओ रिक्वेस्ट से, तो सीपीयू क्या काम परफॉर्म करेगा, वो आइडल हो जाएगा। और ये तो हम नहीं चाहते थे, तो हमने इसके लिए क्या कंसेप्ट ऐड किया हुआ है, एक रेडी क्यू भी है हमारे पास। रेडी क्यू में कौन से प्रोसेस स्टोर होते हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, लेकिन उनको अभी तक सीपीयू नहीं मिला था। अब रेडी क्यू में हम तुरंत नोटिस करेंगे कि हमारा सीपीयू आइडल बैठा हुआ है, इसको कुछ काम नहीं है करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे, लेट्स से P3, और इसको सीपीयू असाइन कर देंगे। तो अब सीपीयू आइडल नहीं रहा, सीपीयू काम कर रहा है। सो हमारे मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कोई सीपीयू एग्जीक्यूशन कर रहा है, कोई हमारा क्या कर रहा है, आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट कर रहा है अपनी। दिस इंटायर थिंग इज नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, अब मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या मतलब मेन वो है, रेडी क्यू। रेडी क्यू तो इंश्योर करे कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग हो पा रही है हमारी, उसी के अंदर एक्स्ट्रा प्रोसेस आते हैं तो वेट करें एग्जीक्यूशन का। तो जितने ज्यादा हमारे नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे रेडी क्यू के अंदर, उतनी ही ज्यादा हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, जितने ज्यादा प्रोसेस है उतनी ज्यादा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हमें नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है, शेड्यूलर्स। सो शेड्यूलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग एंड चेंजिंग स्टेट ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, सिलेक्टिंग एंड चेंजिंग स्टेट ऑफ प्रोसेस। क्या हो रहा है, हमारे पास इनिशियली क्या थी, एक जॉब क्यू थी। ठीक है, एक जॉब क्यू थी, कहाँ पे रखी थी, सेकेंडरी मेमोरी में। जो जो प्रोसेस क्रिएट होता था उसको हम डाल देते थे जॉब क्यू के अंदर। इस स्टेट को क्या कहते थे, न्यू स्टेट। ठीक है, फिर हम मेन मेमोरी में लाते थे प्रोसेस को, मेन मेमोरी में लाते थे। मेन मेमोरी में कहाँ स्टोर करते थे, रेडी क्यू में, कि एग्जीक्यूशन के लिए हम तो रेडी है, सीपीयू नहीं मिला अभी तक। स्टेट को क्या कहते थे, रेडी स्टेट, और फिर मिल जाता था सीपीयू। इस पॉइंट पे हमारा प्रोसेस रन कर रहा है, इसको हम कहते हैं रनिंग स्टेट। तो क्या हो रहा है कि मैं इस जॉब क्यू में से कुछ प्रोसेस सिलेक्ट करूंगी और मैं उनको ले आऊंगी रेडी क्यू के अंदर।
ठीक है। और फिर इस रेडी क्यू में से मैं कुछ प्रोसेस सिलेक्ट करूंगी और उसको दे दूंगी सीपीयू, लेट्स से P2 को दे दिया सीपीयू। तो ये जो प्रोसेस सिलेक्शन है ना, कि मैं जॉब क्यू में से कौन सी प्रोसेस लेकर आऊंगी रेडी क्यू के अंदर, और मैं रेडी क्यू से कौन सा एक प्रोसेस सिलेक्ट करके इसको रन करने की परमिशन दूंगी, दिस इज डन बाय शेड्यूलर। ये दोनों चीजें किसके काम है, शेड्यूलर के। ठीक है, तो हमारा शेड्यूलर बेसिकली सिलेक्ट करेगा कौन कौन सी जॉब करनी है और इसकी स्टेट चेंज कर देगा, न्यू से रेडी ले आए, रेडी से रनिंग ले आए। ठीक है, अब हमारे मल्टीपल टाइप के शेड्यूलर होते हैं, कौन कौन से हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के शेड्यूलर हैं, वन इज लॉन्ग टर्म, अनदर इज शॉर्ट टर्म, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, मीडियम टर्म। सो इनका काम क्या होता है, इन सारे शेड्यूलर्स का काम क्या क्या होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, इट्स नोन एज जॉब शेड्यूलर। तो नाम से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो जॉब की होती है उसमें जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर से सिलेक्ट करके प्रोसेस सब रेडी क्यू में लाए जाते हैं, दैट इज डन बाय LTS, आर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो हमारी एक जॉब क्यू है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस है, हमने कहा उनमें से कुछ प्रोसेस को उठाओ और इसको ले आओ मेन मेमोरी की रेडी क्यू के अंदर। ये कौन करेगा, सिलेक्शन एंड इनको इनकी स्टेट चेंज करना, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, जॉब शेड्यूलर। ठीक है, तो ये किसी बेसिस पे कर रहा होगा कि कौन से प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेस है, उनमें से चूज करना है, तो इसका कुछ क्राइटेरिया होगा उनको चूज करने का। इससे इंश्योर क्या हो रहा है हमारा, इससे हमारा इंश्योर हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है बेसिकली डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस जितने ज्यादा है हमारी रेडी क्यू में, उतनी ज्यादा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, उतनी ज्यादा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। ये डिस्कस किया था हमने। तो रेडी क्यू में लेकर कौन आ रहा है जॉब्स को, हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो जितनी ज्यादा जॉब्स को ये लेकर आएगा रेडी क्यू में, उतनी ही ज्यादा हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, इसीलिए कंट्रोल करता है व्हाट, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आई वाज सेइंग कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे लेकर आता है प्रोसेसेस को। तो वो क्राइटेरिया क्या है, ये क्या ट्राई करता है कि ये मिक्स लेकर आ पाए आईओ बाउंड प्रोसेस का और सीपीयू बाउंड प्रोसेस का। ये हमारा जो LTS है ये क्या करता है, ये जॉब क्यू में से ऐसे प्रोसेस लाने की कोशिश करता है जो दोनों हो, आईओ बाउंड भी हो और हमारे सीपीयू बाउंड भी हो। इनका मतलब क्या है आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड का। ठीक है, एक बार ये समझ लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू। प्रोसेस जिनका रेट ऑफ प्रोग्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन सीपीयू स्पीड, उनको कहते हैं हम सीपीयू बाउंड। और प्रोसेस जिनका रेट ऑफ प्रोग्रेशन है वो डिपेंडेंट है आईओ सबसिस्टम की स्पीड पे, उन्हें हम कहते हैं आईओ बाउंड। इसका क्या मतलब है, मेरा कोई प्रोसेस P1 है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है, उसके प्रोग्रेशन की जो स्पीड है, किस पे डिपेंडेंट है, सीपीयू की स्पीड पे। तो मैं उसको कहती हूँ कि ये सीपीयू से बाउंड है, ये सीपीयू की स्पीड से बाउंड है। ठीक है, और अगर हमारा प्रोसेस जो है उसका प्रोग्रेशन किस पे डिपेंडेंट है, आईओ सब सिस्टम पे, आईओ सब सिस्टम पे, तो उस पॉइंट पे हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे कि इनपुट आउटपुट से बाउंड है। जितनी ज्यादा अच्छी स्पीड आईओ सब सिस्टम की होगी उतना ही तेज हमारा प्रोग्रेस करेगा प्रोसेस। ठीक है, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा कि मेरी सीपीयू की स्पीड ही डिसाइड करेगी प्रोसेस कैसे आगे बढ़ने वाला है। तो जब मेरा प्रोसेस सिर्फ सीपीयू एग्जीक्यूशन कर रहा होगा ना, अपने ज्यादा टाइम वो स्पेंड किस पे कर रहा है, सीपीयू एग्जीक्यूशन पे, तो जितनी सीपीयू की स्पीड होगी उतनी उसकी स्पीड होगी। ठीक है, तो तब वो बन जाएगा क्या, सीपीयू बाउंड। अगर एक प्रोसेस है वो आईओ परफॉर्म करने ही नहीं चाह रहा, वो सिर्फ हमारा सीपीयू एग्जीक्यूशन पे डिपेंडेंट है, उस टाइम हम उसे क्या कहेंगे, सीपीयू बाउंड प्रोसेस कहेंगे, है ना। और अगर हमारा जो प्रोसेस है वो सिर्फ आईओ रिक्वेस्ट करता जा रहा है, वो सीपीयू के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करता है, उसकी मेन चीज कहाँ चलती है, आईओ सब सिस्टम में। जो हमारे इंटरैक्टिव प्रोसेस होते हैं जो ज्यादा आईओ रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, वो
आईओ बाउंड प्रोसेस होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम आईओ रिक्वेस्ट में टाइम स्पेंड करेंगे उतना हम आईओ सब सिस्टम में करेंगे और इसकी स्पीड हमारी स्पीड बन जाएगी। सीपीयू से तुम्हारे लेना देना ही नहीं है, हम बहुत कम टाइम स्पेंड करें सीपीयू में। तो दीज आर सीपीयू बाउंड एंड आईओ बाउंड। अब इशू क्या है, अगर मैं सिर्फ मान लो मैं रेडी क्यू के अंदर ला रही हूँ ना प्रोसेस, मैं कह रही हूँ मैं ना सारे आईओ बाउंड ले आई, जितने प्रोसेसेस हैं सब प्रोसेस मेरे क्या है, आईओ बाउंड। इससे मुझे दिक्कत क्या आने वाली है, अब क्या है, यहाँ पे सीपीयू है, हम एक एक करके असाइन करेंगे, तो जैसे सारे प्रोसेस आईओ बाउंड है तो जैसे एक दो इंस्ट्रक्शन करवाएंगे सीपीयू से एग्जीक्यूट, एंड देन से हमें कहाँ जाना है, वेट क्यू में, क्योंकि हमें आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट करनी है अपनी। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हुए वेट क्यू में, नेक्स्ट के कुछ इंस्ट्रक्शन हुए वो भी वेट क्यू में, नेक्स्ट के कुछ इंस्ट्रक्शन है वेट क्यू में। सारे इंस्ट्रक्शन, सारे जो प्रोसेस है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस करते ही हमारे वेट क्यू में जाएंगे, तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन तो बहुत ही कम हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारी रेडी क्यू खाली हो जाएगी एंड सीपीयू हमारा आइडल बैठा होगा। वी वांट टू अवॉइड दिस सर्कमस्टेंस, तो ये तो बेकार है, सिर्फ आईओ बाउंड लाना गलत है, नहीं लानी चाहिए हमें। सीपीयू बाउंड, इसमें क्या इशू है, मेरे सारे प्रोसेसेस जो है वो सीपीयू बाउंड है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये प्रोसेस पहला वाला आया, अब ये ना सीपीयू एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है, ये सीपीयू से एग्जीक्यूट होता ही रहेगा क्योंकि इसके पास आईओ रिक्वेस्ट आई नहीं रही है, इसके पास आईओ रिक्वेस्ट थी नहीं है, सीपीयू बाउंड प्रोसेस था, तो ये सारा टाइम अपना सीपीयू के साथ स्पेंड करेगा। इससे क्या होगा, जो पीछे के प्रोसेस है इनको वेट करना पड़ेगा। अगर इसकी आईओ रिक्वेस्ट आ जाती बीच में तो क्या होता है, थोड़ी देर आईओ करने जाता है, इतनी देर में किसी और को टर्न मिल जाती एग्जीक्यूट होने के लिए, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो हम क्या कर, तो अगला प्रोसेस भी यही करेगा इवेंचुअली। लेट्स से ये जो प्रोसेस था, ये हमारा P1 था, ये फाइनली एग्जीक्यूट हो गया और ये चला गया, टर्मिनेट ही हो गया, ये अज्यूम कर लेते हैं टर्मिनेट हो चुका है। P2 है, उसके साथ भी सेम होगा, वो सीपीयू लेने की कोशिश करेगा, बट क्या होगा, आईओ रिक्वेस्ट उसकी आएगी नहीं, वो सीपीयू पे ही काम करता रह जाएगा, हमारा P3 बहुत देर वेट करेगा। तो ऐसे ही P4 को इन सारे प्रोसेसेस के लिए वेट करना पड़ेगा एक करके, तो ये बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे रेडी क्यू के अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लमैटिक है, ये हम अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, मिक्स चाहते हैं आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड का। हम क्या चाहते हैं, एक इंसान सीपीयू यूज कर रहा है, इतनी देर में कोई अपनी आईओ कंप्लीट कर ले, ताकि मल्टीपल प्रोग्राम्स है ना वो प्रोग्रेस करते रहे। ऐसा नहीं है कि सबको सीपीयू करना है तो वो सीपीयू का वेट ही करता रह जाए, या सबको आईओ करना है तो सीपीयू का कोई यूज ही नहीं कर रहा है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच के कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। तो एलटीएस हो गया डिस्कस। अब एक बार हम कर लेते हैं सेकंड शेड्यूलर हमारा एसटीएस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो एसटीएस क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इसको एक और चीज कॉल करते हैं हम इसे कहते हैं सीपीयू शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलर, अब इसमें क्या हो रहा है कि नाम से पता चल रहा है कि इसका कुछ ना कुछ लेना देना है शेड्यूल करने में कि सीपीयू कब असाइन होगा। इट शेड्यूल्स सीपीयू असाइनमेंट। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलर नाम से पता चल रहा है। तो क्या होता है, हमारी रेडी क्यू है, रेडी क्यू के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस फिर से हमारे वेट कर रहे हैं सीपीयू मिलने का। सीपीयू है एक, तो ऐसा तो है नहीं सबको एक साथ आते सीपीयू मिल जाएगा, सबको वेट करना पड़ेगा सीपीयू का कुछ कुछ देर। तो ये कौन डिसाइड करता है कि कब प्रोसेस P1 शेड्यूल होगा सीपीयू के लिए, कब प्रोसेस P2, कब प्रोसेस P3, ये करता है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड। और इसको, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है कि हमारा जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो डिसाइड करता है कि किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे कि हमें सीपीयू किस प्रोसेस को देना चाहिए, कौन सा प्रोसेस है जिसको सीपीयू मिलना चाहिए अभी। तो इसको हम कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, कुछ एल्गोस है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि इतने सारे प्रोसेस है, हमें देना एक को है, तो कौन सा एक प्रोसेस होना चाहिए। हमारे पास मिक्स है, सीपीयू बाउंड भी है, आईओ बाउंड भी है। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा प्रोसेस प्रेफरेबल रहेगा, तो वो डिसाइड करने के लिए वी यूज बंच ऑफ एल्गोरिथम्स कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोस। ठीक है, दिस वी विल स्टडी इन लेटर लेक्चर्स। अभी हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए सिलेक्शन प्रोसेस का काम करता है। ठीक है,
तो अब हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी डिस्कस हो चुका है. नेक्स्ट कम्स व्हाट? MTS, मीडियम टर्म शेड्यूलर. अब हमारा जो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है, इसका काम क्या है? ये ना कंसर्न है हमारे प्रोसेस स्वैपिंग से. प्रोसेस स्वैपिंग का क्या मतलब है? हमने डिस्कस किया था 2 स्टेट्स, सस्पेंड वेट और हमने क्या डिस्कस किया था? सस्पेंड रेडी. ठीक है. तो क्या होता है, हमारी जो मेन मेमोरी है वो है लिमिटेड. मेन मेमोरी में हम सारे प्रोसेस ला के नहीं रख सकते हैं. हमारी मेन मेमोरी का कुछ एक अमाउंट होता है, 8 GB, 16 GB, 32 GB, बट लिमिटेड होती है. तो हम उसमें सारे प्रोसेस तो नहीं ला सकते हैं. उसके अंदर जो क्यूज होती हैं, रेडी क्यू और वेट क्यू, इनका कुछ लिमिटेड साइज होगा, राइट. इनका कुछ एक फाइनाइट साइज होगा कि ये भरते हैं, उसके बाद तुम और नहीं ला सकते इसमें प्रोसेस. तो जब ये फुल हो जाती हैं दोनों क्यूज, तब हम क्या करते हैं, जो नए प्रोसेसेस होते हैं उनको स्वैप आउट कर देते हैं. कहाँ पे? सेकेंडरी मेमोरी में. क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में स्पेस का कोई इशू नहीं है. ठीक है. और जैसे हमारी इनमें स्पेस आ जाता है, वापस हमारी एम्प्टी होने लगती है, वैसे हम सेकेंडरी मेमोरी से क्या कर लेते हैं, स्वैप इन और रिस्पेक्टिव स्टेट में डाल देते हैं. ठीक है. तो लेट्स से हमारी वेट क्यू फुल है और हम वेट क्यू में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा MTS क्या करेगा, इस प्रोसेस को जो वेट क्यू में आने की कोशिश कर रहा था उसको स्वैप आउट कर देगा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, और हम उसको क्या कह देंगे कि ये ना सस्पेंड वेट में है, उसको वेट क्यू में जाने को नहीं मिला, बट ये सस्पेंड वेट स्टेट में है. सिमिलरली जब हम रेडी क्यू में जाने की कोशिश करेंगे लेकिन हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि वो फुल है, तो हम फिर जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी में, और इस टाइम हम स्टेट को क्या कहते हैं, सस्पेंड रेडी. इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा MTS, मीडियम टर्म शेड्यूलर. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस स्वैपिंग. ठीक है. ये हमारे 3 शेड्यूलर्स थे जिनका हमने डिस्कस कर लिया कि इनका इंडिविजुअल काम क्या क्या होता है. एक बार हम ना इसको स्टेट्स के रिस्पेक्ट में समझ के देखते हैं कि जो हमने स्टेट्स पढ़ी थी उसमें कैसे काम करता है हमारा शेड्यूलर्स. ठीक है. तो ये स्टेट्स थी हमारी. न्यू में हमारा क्रिएशन हो रहा था. यहाँ पे कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पड़ा है, किसमें, जॉब क्यू में. यहाँ मेन मेमोरी में आ गया हमारा, कहाँ पे, रेडी क्यू में. ठीक है. अब रेडी क्यू से यहाँ CPU मिल गया, इसको रन कर रहा है, ये भी मेन मेमोरी के अंदर हो रहा है. वेट हमारा कहाँ है, मेन मेमोरी में, वेट क्यू में. सस्पेंड वेट का है, सेकेंडरी मेमोरी. सस्पेंड रेडी का है, सेकेंडरी मेमोरी. तो क्या होता है, जब हम जॉब क्यू से रेडी क्यू में कुछ लेकर आना चाहते हैं, जॉब क्यू से किसी भी प्रोसेस को हम रेडी क्यू में लेके आना चाहते हैं, तो कौन सा प्रोसेस आएगा जॉब क्यू से रेडी क्यू में, वो कौन डिसाइड करेगा, हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. ठीक है. अब रेडी क्यू में कोई आ चुके हैं प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेस पड़े, इसमें से एक प्रोसेस हमें रन करने के लिए देना है CPU को, वो कौन डिसाइड करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. ठीक है. अब हमारी जो मेन मेमोरी है वो फुल हो रखी है, उसकी क्यूज फुल हुई है, तो वहां से सस्पेंड वेट यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में और सस्पेंड रेडी सेकेंडरी मेमोरी में हम कैसे भेजेंगे, MTS की हेल्प से. MTS डिसाइड करेगा. इस पूरी प्रोसेस स्वैपिंग का इंचार्ज कौन है, मीडियम टर्म शेड्यूलर. ठीक है. तो इस स्टेट के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ लिया कौन कौन से शेड्यूलर है. एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं तीनों का, देन वी आर डन विद दिस. तो पहली चीज, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज नोन एज व्हाट, जॉब शेड्यूलर. हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को क्या कहते हैं, CPU शेड्यूलर. और मीडियम टर्म शेड्यूलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोसेस स्वैपिंग के लिए. ठीक है. सो इट्स कॉल्ड प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर. ये क्या करता है, हमारे जॉब क्यू से या जॉब पूल से प्रोसेसेस को लेके जाता है कहाँ पे, रेडी में. ठीक है. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, हमारे जो प्रोसेस रेडी स्टेट में है उनको लेके जाता है कहाँ पे, रनिंग में, उन्हें CPU असाइन करवाता है. और ये हमारा कहाँ से कंसर्न है, या तो हम रेडी से या वेट स्टेट से, जहां से भी हम जाना चाहें सेकेंडरी मेमोरी में, जहां स्वैपिंग रिस्पॉन्सिबल हो, उसके लिए कौन यूज होता है, MTS. ठीक है. ये हमारा, इसकी स्पीड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से कम होगी. ऑब्वियस सी बात है, मैं सेकेंडरी मेमोरी से बहुत सारे प्रोसेसेस में से कुछ प्रोसेस चूज करके ला रही हूँ मेन मेमोरी में. सेकेंडरी मेमोरी में सब काम करना है ही स्लो, वहां से दूसरी मेमोरी में लाने में टाइम लगेगा. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है,
मेन मेमोरी में हमारी रेडी स्टेट है और यहीं पे हमारा सीपीयू एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो उसको कम टाइम लगेगा। इसीलिए हमारा जो स्पीड है वो LTS की स्लो होती है एज कंपेयर टू व्हाट, स्पीड ऑफ STS। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमारा फास्ट होता है और हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है स्लो। ठीक है, अब इसकी स्पीड क्या है, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है स्पीड ऑफ MTS। ना वो एक्सेसिवली फास्ट है, लाइक वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से फास्ट भी नहीं है और वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से स्लो भी नहीं है, वो कहीं बीच में लाई करता है कि वो दोनों के बीच में उसकी कुछ स्पीड है। हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग। ठीक है, हमने देखा था कैसे रेडी क्यू में लेकर आ रहा है, रेडी क्यू के अंदर जितने प्रोसेस होंगे वो किसके इक्विवेलेंट होंगे, हमारी डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग के। तो रेडी क्यू में कौन प्रोसेस लेकर आएगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इसलिए वो कंट्रोल कर रहे हैं डिग्री को। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है, जो रेडी क्यू में ऑलरेडी प्रोसेसेस हैं उनको कहाँ, उनको सीपीयू असाइन करवा देता है। तो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, प्रोग्राम्स तो अभी भी उतनी है, बस एक उठा के हमने सीपीयू दे दिया इसको, तो इट हैज लेस कंट्रोल ओवर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, थर्ड हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो इसमें क्या होता है, ये रिड्यूस कर देता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। कैसे, हमारा क्या था, हम मेन मेमोरी में से ज्यादा प्रोसेस लेकर आना चाहते थे, वो हमारा इंश्योर कर रहा था कौन, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमारा इंश्योर कर रहा था कि हम मेन मेमोरी के अंदर मैक्सिमम प्रोसेस लेकर आ पाए, जितने ला सकते हैं, ये तो हमने इंश्योर कर लिया। लेकिन जब हमारे पास जगह और नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस मेन मेमोरी में स्टोर होने चाहिए थे उनको स्वैप कर रहे हैं कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में। रेडी क्यू प्रोसेस को लेके आया मेन मेमोरी में, ठीक है, अब मेन मेमोरी में वो आया हुआ है, लेकिन अब हमारे पास और जगह नहीं है इसको रखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज रहे हैं। तो इससे हम मल्टी प्रोग्रामिंग को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हमारा शेड्यूलर सम अप हो जाएगा। सो आफ्टर दैट हमें क्या करना है, अब हमने समझ लिया कि बेसिकली कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है कहाँ से स्टेट चेंज करने के लिए, बट एक्चुअल स्विचिंग कैसे हैपन हो रही है वो हमें नहीं पता है। क्या क्या इन्फो स्टोर करनी पड़ेगी स्विचिंग के लिए वो हमें नहीं पता है। सो दैट ऑल वील डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।